नमस्कार। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास रहेगी कक्षा 12 इतिहास। कक्षा 12 हिस्ट्री, लेसन फर्स्ट, भारत का विभूतिपूर्ण अतीत। ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा जिसकी शुरुआत करेंगे शुरुआत से। तो चलिए देखते इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। भारत का विभूतिपूर्ण अतीत लेसन का पहला लेसन है। आरबीएसई बोर्ड की जो किताब है उसमें से ये नोट्स बनाए गए हैं। इसमें जो मैटर दिए गए वही इसमें लिखा गया है। इसमें फालतू कोई एक्स्ट्रा चीज़ों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। कक्षा 12 इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन हो जिसके साक्ष्य मौजूद हो तो क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। अब इतिहास की अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो आप बस इतना से याद रखें कि इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्तमान की घटनाओं के साथ क्रमबद्ध अध्ययन जिसके साक्ष्य मौजूद हो इतिहास कहलाता है। वर्तमान घटनाएं कौन सी हो? इसका मानव जीवन को प्रभावित करती हो, भौगोलिक परिस्थितियों को प्रभावित करती हो और इसमें क्रमबद्धता हो। ये तीन इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं इस पर आधारित हो। तो वह घटना जो मानव जीवन को प्रभावित करती हो, वह घटना जो भौगोलिक परिस्थितियों के भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करती हो, इसमें क्रमबद्धता हो। ये तीनों जिसमें चीजें होगी वही इतिहास में शामिल की जाएंगी। तो चलिए, भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है, मतलब भारत का उल्लेख सबसे पहले किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु पुराण में मिलता है। आगे दिया गया समुद्र के उत्तर में बर्फीली प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है वह भारत है। समुद्र के उत्तर में बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है वही क्या है? भारत है। तो भारत का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। अब इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हम पढ़े तो जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्राचीन काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्राग ऐतिहासिक, अग्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल कौन सा है और प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है और आधुनिक ऐतिहासिक काल कौन सा है? अब इसमें प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले समझ लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, मतलब पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है इसका। इस पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ये पाषाण काल के भाग हैं तो इस पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला है आग्र ऐतिहासिक काल। आग्र ऐतिहासिक काल, इस काल की लिखित लिपि तो है, मतलब लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन लिखे हुए साक्ष्यों को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लिखित लिपि तो है पर उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। इसके उदाहरण के लिए सिंधु और वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इसके उदाहरण है। ऐतिहासिक काल। आधुनिक या वर्तमान काल, इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने में भी सफलता मिली है। लिखना और पढ़ना दोनों चालू है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक काल की प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 6वीं ईसा पूर्व से इस काल का प्रारंभ माना जाता है। अब उद्घाटित, मतलब इस काल को 3 भागों में विभाजित करने किसने किया था? तो इसको किया था डॉक्टर प्राइम रोज ने। अब इसके बाद हमारी कक्षा 12 की पुस्तक में दिया गया इतिहास के स्रोत।
इतिहास के सोर्सेज, मतलब इतिहास को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें सोर्सेज की आवश्यकता होती है या स्रोत, तो वो कौन कौन से थे। तो इतिहास के सोर्सेज में दो प्रकार के हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। अब पुरातात्विक को विभाजित किया गया है, जैसे अभिलेख, उत्खनन से प्राप्त सिक्के, स्मारक, मूर्तियां और शैल चित्रकला। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, उत्खनन से प्राप्त अवशेष हैं, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक, मूर्तियां, मंदिर, शैल चित्रकला। इस प्रकार आप डायग्राम के माध्यम से आप इसे बांट सकते हो। अभिलेख हैं, तो अभिलेख को भी कई प्रकार से देख सकते हैं, जैसे अभिलेख हैं शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, मूर्तिलेख और ताम्रपत्र अभिलेख। अब इसको आगे हम विस्तार से समझेंगे। अभिलेख क्या है? किसी कठोर सतह पर लिखा गया लेख अभिलेख कहलाता है। उत्खनन से प्राप्त, खुदाई के माध्यम से प्राप्त अवशेष हैं, सिक्के, मुद्राएं, मोहरें, मतलब प्राचीन काल में जो शासक हुए उसके द्वारा चलाई गई मुद्राएं, सिक्के और मोहरें जो खुदाई के माध्यम से हमें मिलती है। और स्मारक, प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन सभ्यताओं में जो विशालकाय मंदिर या कुछ अन्य स्मारक बनाए गए थे, उनको वर्तमान में उनके साक्ष्य मिलते हैं। मूर्तियां व मंदिर, शैल चित्रकला, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं के अंदर बनाई गई चित्रकारी। शिलालेख, पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब किसी स्तंभ पर लिखा गया, जैसे अशोक स्तंभ। गुहालेख, गुफा में। मूर्ति लेख, मूर्ति पर उत्कीर्ण। और ताम्रपत्र, तांबे पर लिखे गए अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का अभिलेख है। ताम्र अभिलेख के अंदर कई उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिए गए शिलालेख, जैसे 100 के 14 शिलालेख हैं, जो कितने स्थानों से मिले? 8 स्थानों से। ये गुहालेख, ये गुफा का दरवाजा है और इसमें यहाँ पर ये इसको चौकोर बनाकर इस पर कुछ लिखा गया है, तो इसे गुहालेख कहा जाता है। स्तंभ लेख, खड़े पत्थर पर ये लिखा गया, इसमें उल्लेख लिखा गया, ये स्तंभ लेख है। तो इसमें 7 लाइन है, 6 स्थानों से मिले हैं अशोक के काल में। चमकदार पॉलिश की जाती है, इसमें ऊपर ऊपर पशु आकृति है। भित्ति चित्र, भित्ति चित्रों में भीमबेटका एमपी का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। भित्ति चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है भीमबेटका, मध्य प्रदेश, तो प्राचीन साक्ष्य मिले। अब है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में को विभाजित करें तो धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य और वंशावली। साहित्यिक स्रोत को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और वंशावलियाँ। अब धार्मिक साहित्य में देखें तो इसके में 2 विभाग हैं धार्मिक साहित्य के। धार्मिक साहित्य के 2 विभाग कौन कौन से हैं? तो धार्मिक साहित्य में जैसे ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण और स्मृति ग्रंथ। और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्धिक साहित्य और जैन ग्रंथ। मतलब ये ब्राह्मण द्वारा नहीं, ब्राह्मणों के अलावा इसमें समझ सकते हैं। ऐसे समझें कि ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए, उसमें ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखे गए। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य को 3 विभागों में बांट सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ या अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवन चरित्र ग्रंथ। धर्मेतर साहित्य, इसको 3 विभागों में हम बांट कर पढ़ सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ, इसमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, नीति सार है मंदक की, राजतरंगिणी है कलन की। जैसे विशुद्ध या अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में रागमाला सोमेश्वर की है और कीर्ति कौमुदी भी सोमेश्वर की है। महाभाष्य पतंजलि, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग और मूर्धाराक्ष विशाखदत्त। जीवन चरित्र से संबंधित है बुद्ध चरित्र अशोक घोष की है, चरित्र बाणभट्ट की है। इस प्रकार महत्वपूर्ण जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे पहले हम क्षेत्रीय और वंशावलियों को, क्षेत्रीय या विदेशी साहित्य के बारे में थोड़ा सा
देख लेते हैं। तो क्षेत्रीय विदेशी साहित्य में, इसमें क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। क्षेत्रीय साहित्य में तेलुगु और जैसे राजस्थानी और क्षेत्रीय भाषाओं में कुछ क्षेत्र विशेष की जो भाषा हो उसमें लिखे गए ग्रंथ। तेलुगु में तेलुगु भाषा में लिखा ग्रंथ और राजस्थान में लिखा गया ग्रंथ। जिस क्षेत्र जैसे पंजाबी भाषा में लिखा गया कोई ग्रंथ है तो वो पंजाबी उस क्षेत्र विशेष का हो गया। अब विदेशी विवरण में जैसे यूनानी, चीनी, तिब्बती वृत्तांत मिलता है तो ये विदेशी विवरण हो गया। अब मैंने इसको अलग से देख लेते हैं। जैसे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है और जीवन चरित्र पर महत्वपूर्ण पुस्तकें या जीवन परक ग्रंथ लिखे गए हैं। इसको आप याद रखना पड़ेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में इसमें से एक प्रश्न अवश्य आता है कि कोई भी एग्जाम, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, ऐतिहासिक ग्रंथ है नीतिसार कामांधक के द्वारा रचित है राजतरंगिणी कलण के द्वारा। रागमाला और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, महाभाष्य पतंजलि, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, प्रबंध कोश राजशेखर, मालविकाग्निमित्र कालिदास, मर्चकटिकम शूद्रक, मिताक्षरा मेघातिथि। ये क्या है, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है। इसे अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भी रखा जाता है। अब जीवन चरित्र या जीवन परक ग्रंथ कौन कौन से? बुद्ध चरित्र अशोक घोष का है, हर्ष चरित्र बाणभट्ट का है, गढ़वो ये वामपति का है, उपाश्रय काव्य हेमचंद्र का है, विक्रमांक देवचरित्र बिल्हण का, एक विलन है ये बिल्हण है, पृथ्वीराज विजय जयानक, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र, नवशशाक पद्मगुप्त की रचित है, नवशशाक पद्मगुप्त, बोधचरित बलाल, कुमार पाल चरित जय सिंह। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रागमाला सोमेश्वर की है, कौतिकी कौमुदी सोमेश्वर, महाभाष्य पतंजलि, प्रबंध चिंतामणि मेरुदंड, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, प्रबंधन कोश राजशेखर, मालविका अग्निमित्र कालिदास, मर्चकटिकम शूद्रक, मिताक्षरा मेघातिथि की पुस्तक है। जीवन पर ग्रंथ बुद्ध चरित अशोक घोष, हर्षचरित बाणभट्ट, गाढवो वागपति, उपाश्रय काव्य हेमचंद्र, विक्रमांक देवचरित बिल्हण, पृथ्वीराज विजय जयानक, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र, नवशशाक चरित पद्मगुप्त और बोधचरित बलात और कुमार पाल चरित जय सिंह। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है तो सभी एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर एक मैंने देखा, उसमें से भी इनमें से पुस्तकों के बारे में पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं आगे। साक्ष्य, साक्ष्य क्या है? अतीत को जानने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं वही क्या है? साक्ष्य। अतीत मतलब पीछे की घटनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करेंगे वो क्या है? साक्ष्य। धर्मेतर साहित्य, धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य जैसे नाटक, कथाकोश, काव्य आदि, ये क्या है? धर्मेतर साहित्य में सम्मिलित किया जाता है। तो धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य धर्मेतर साहित्य कहलाता है। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य यज्ञ कर्मकांडों पर आधारित साहित्य रचना, यही ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। मतलब यज्ञ या कर्मकांडों पर आधारित साहित्य रचना क्या कहलाती है? धार्मिक साहित्य, और इसी को ही ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्य ग्रंथ वेदों के भाग हैं, रचना ऋषियों ने वनों में रहकर की थी। दार्शनिक विषयों की जानकारी मिलती है आरण्य ग्रंथों से। अब क्वेश्चन आएगा कि दार्शनिक विषयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आरण्य ग्रंथों से मिलती है। तथा मंत्रों का मूल अर्थ बताया गया है। मंत्रों का मूल अर्थ कहाँ पर बताया गया है? तो आरण्य ग्रंथों में बताया गया है। ये वेदों को ही भाग माने जाते हैं, जिसकी रचना ऋषियों ने वनों में रहकर की थी। अब क्वेश्चन आ जाए कि ऋषियों ने वनों में रहकर किसकी रचना की थी? तो आरण्य ग्रंथों की थी। उपनिषद जीवन मृत्यु
पर गहन विचार करने वाले ग्रंथ हैं। इसमें आर्यों की दार्शनिक विचारधारा, नैतिक आचरण, नियमों का विवरण मिलता है। किसमें? तो उपनिषद में। जीवन मृत्यु पर गहन विचार करने वाले ग्रंथ हैं। इसमें आर्यों की दार्शनिक विचारधारा, नैतिक आचरण, नियमों का विवरण मिलता है। इसमें उपनिषदों। अब है वेद। वेद कुल कितनी है? तो वेद है 4। उपवेद भी कितने? 4। 4 वेद हैं और 4 इनके उपवेद है। हम एक साथ ही देख लेते हैं। वेद कितने? 4। और नीचे दे गए हैं उपवेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का अथर्ववेद है गांधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, वैसे याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद प्रथम ग्रंथ था, तो इसका उपवेद है आयुर्वेद, जिसमें सबसे पहले ए आ रहा है, तो आयुर्वेद से आप याद रख सकते हैं आयुर्वेद। दूसरा है सामवेद, तो इसका गांधर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद और अथर्ववेद शिल्पवेद। वेद संपूर्ण आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। वेदों से संपूर्ण आर्य सभ्यता संस्कृति की हमें जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। सामवेद, आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री में संगीत की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद, यज्ञों से संबंधित जानकारी मिलती है। यज्ञ, पूजा पाठ की जानकारी किससे मिलती है? तो यजुर्वेद से मिलती है। अथर्ववेद, ब्रह्म ज्ञान, धर्मशास्त्र, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अथर्ववेद से मिलती है। और अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? तो अथर्वा ऋषि थे। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। प्रत्येक वेद के कितने भाग हैं? 4। आर्य, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। वेदों की व्याख्या क्या मिलती है? तो संहिताओं में। ऋग्वेद को छंदों में रचा गया है। ऋग्वेद की रचना किस में की गई? तो छंदों में की गई है। हम उतना ही पढ़ रहे हैं अभी कि जितना कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। वेदांग, वेदों को समझने हेतु रचना, वेदों को अच्छी तरह से सरल तरीके से समझने हेतु जिसकी रचना की गई वो क्या कहलाते हैं? वेदांग। वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांग कुल हैं 6। कुल वेदांग कितने? 6 वेदांग। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग कितने हैं? 6। वेदों को अच्छी तरह सरल तरीके से समझने हेतु जिसकी रचना की गई हो। कितने? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। इसकी वामज्य ऋषि द्वारा से प्रतिपादित है। कल्प, सूत्र ग्रंथ ही कल्प है। कर्मकांड की विधि का नियम है। इसके रचयिता कौन है? तो गौतम। व्याकरण, भाषा संबंधी विषय नियम, व्याकरण भाषा संबंधी सभी नियम है। शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र है और पाणिनि और अष्टाध्यायी इसमें प्रमुख है। निरुक्त, भाषा विज्ञान, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का विवेचन मिलता है निरुक्त में। इसका यास्क है और 5वीं शताब्दी में सदी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है निरुक्त की। छंद, गायत्री, उष्ण, जगती आदि अनुपस्थ, त्रिष्ठ लोकप्रिय छंद है। त्रिष्टुप का सबसे लोकप्रिय छंद माना जाता है। दूसरे पर है गायत्री और तीसरे पर जगती। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त का समय देखने हेतु इसकी रचना हुई थी। सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है वेदांग ज्योतिष, लग्ध मुनि द्वारा रचित है वेदांग ज्योतिष।
अब वेदांग 6 तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अभी इसका संबंध किससे, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शिक्षा का संबंध नाक से, कल्प हाथ से, व्याकरण मुख से, निरुक्त कान से, छंद पैर से, ज्योतिष नेत्र। शिक्षा का संबंध नाक से, कल्प का हाथ से, व्याकरण का मुख से, निरुक्त का स्रोत या कान से। स्रोत पर सुनने के लिए कौन काम आता है, तो कान। पैर छंद पैर, ज्योतिष नेत्र। महाकाव्य बृहद आकार किसी महान कार्य का वर्णन करने वाली काव्य रचना प्राचीन देश की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी का माध्यम हो, क्या कहलाता है, तो महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में कौन शामिल है, महाभारत और रामायण। महाभारत के रचिता वेद व्यास। इसमें 18 पर्व है। इसे पंचम वेद, 5वां वेद भी कहा जाता है। इसमें 8800 श्लोक, इसमें इसे जय संहिता कहा जाता था। इसमें 24,000 श्लोक के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, और गुप्त काल में इसमें 1,00,000 स्रोत होने पर इसका नाम महाभारत पड़ गया, माने महाभारत कहा जाने लगा। सर्वप्रथम उल्लेख इसका 800 लाइन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 800 लाइन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित 18 पर्व हैं। इसे 5वां वेद भी कहा जाता है। 88 श्लोक इसमें से जय संहिता, उसके बाद 24,000 श्लोक इसमें भारत नाम, और गुप्त काल में इसमें और वृद्धि होने पर 1,00,000 श्लोक होने में इसे महाभारत कहा जाने लगा। रामायण महर्षि वाल्मीकि, इसमें 24,000 श्लोक, चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता था। अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। इसमें 7 कांडों में विभाजित है। इसमें 7 कांड है रामायण में। इसमें बालकांड, उत्तरकांड, अधिकांश भाग बाद में जोड़ा गया। बालकांड और उत्तरकांड इसमें बाद में, इसका महत्वपूर्ण भाग है वो बाद में जोड़ा गया है। तो आगे पुराण जो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह हम संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का आपको अध्ययन करवाएंगे, और हमको आपको PDF चाहिए तो आपके जो नंबर दिए गए उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें।